स्लिप एंड स्पीड, स्लिप एंड स्पीड क्या है? देखो स्लिप का फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। कहने का मतलब जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उस थ्री फेज सप्लाई से किसी में भी दो, रोटर में या स्टेटर में, उस थ्री फेज सप्लाई से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उस फ्लक्स का स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब अगर स्टेटर में देंगे तो स्टेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे, ठीक है। अगर रोटर में हमने थ्री फेज सप्लाई दिया तो रोटर के वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो उसे एन एस बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। मतलब पहला इंड्यूस हुआ फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड बुलाता है। एन आर क्या है? रोटर बॉडी का मूवमेंट, मतलब रोटर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उसको एन आर बोलेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत करना, रोटर का जो फ्लक्स है वो अलग डायरेक्शन में घूमता है, रोटर का बॉडी अलग डायरेक्शन में घूमता है। ये जो एन आर है ये रोटर के बॉडी का मूवमेंट है, ये एन एस सेम वही सिंक्रोनस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस। तो ये इधर चला जाएगा तो एस एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ये फॉर्मूला बहुत जगह सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। रोटेशन, फॉर रोटेशन ऑफ रोटर, यहाँ पे देखो सर ने एक बात बताया, नंबर ऑफ स्टेटर पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल। कहने का मतलब स्टेटर में जितना पोल इंड्यूस हो रहा है रोटर में उतना पोल इंड्यूस होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि कहीं पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, कहीं पे रिपल्सन होगा। जैसे ये देख लो, ये स्टेटर 4 पोल का है, रोटर 2 पोल का है, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो, ये जो साउथ है ये तो स्टेटर का नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन सेम टाइम ये जो नॉर्थ है ये स्टेटर के साउथ से इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कभी घूम ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा एन अपॉन 120, ठीक है। पी क्या होगा? पी होगा नंबर ऑफ पोल्स। डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब कोई दो बॉडी अगर एक स्पीड, मतलब कोई दो बॉडी अगर दौड़ रहा है तो उस दोनों बॉडी के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड होगा उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रेन चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, उसके पैरेलली एक ट्रेन चल रहा है जो भी 10 किलोमीटर की स्पीड से है, तो वो बंदा जो कि ट्रेन ए में बैठा हुआ है और वो बंदा जो कि ट्रेन बी में बैठा हुआ है, वो दोनों बंदा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। क्यों स्टेशनरी होगा? क्योंकि ऑल्दो ट्रेन 10 किलोमीटर चल रहा है लेकिन वो दोनों बच्चा जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 ये भी चल रहा है 10 ये भी चल रहा है, दोनों न्यूट्रल हो जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगा। सेम वही तरह मान लो एक जो आदमी है वो 15 किलोमीटर से दौड़ रहा है, दूसरा आदमी 10 किलोमीटर से दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सेम ही डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा कि ये जो बंदा है जो 10 किलोमीटर से दौड़ रहा है और ये जो बंदा है 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को लगेगा कि जो दूसरा बंदा है जो कि एक्चुअली में 15 किलोमीटर दौड़ रहा है वो पहला बंदा को प्रतीत होगा कि वो 5 किलोमीटर से ही मस्त दौड़ रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बंदा था नीचे वाला ये ऑलरेडी 10 की स्पीड से भाग रहा था, तो इसको जो स्पीड दिखेगा वो 10 घट के इसका स्पीड दिखेगा, ठीक ना। रिलेटिव का ये होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव जो वर्ड यूज़ किया है ना, इसमें हम लोग बहुत तरह का ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्या हुआ कि मान लो रोटर पे कोई चीज़ चल रहा है और हम रोटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वही चीज़ हम स्टेटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक ना। रोटर के पर्सपेक्टिव देखने से मान लो सेम डायरेक्शन कभी ऐड होगा, स्टेटर के देखने से मान लो सेम डायरेक्शन उस समय सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक ना। तो रिलेटिव स्पीड को समझना ज़रूरी है कि हम किस के रिस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। ये तो कॉमन डेफिनेशन हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड एंड वाइंडिंग, यहाँ रोटर लगेगा, स्टेटर लगेगा, रोटर स्टेटर कुछ भी, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होता है। अगर दो पोल ऐसे बन रहा है तो पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है पोल के नज़दीक, फिर जैसे जैसे दूर बढ़ते जाता है पोल का स्ट्रेंथ घटते जाता है। सिमिलरली नॉर्थ का इस पोजीशन पे देखो, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नॉर्थ का एंड साउथ का सबसे लीस्ट होगा। तो अगर कंडक्टर जो कि ऐसे घूम रहा है तो 0 डिग्री पे तो उसको फोर्स मिलेगा, लेकिन जब 90 पे आ जाएगा तो उसको
मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा ही नहीं, मतलब एक भी फ्लक्स उस कंडक्टर से कट नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जब जीरो पे है तो ये देखो, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है, वोल्टेज कितना मिला EAD। ठीक है, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ED निगेटिव है। जब 90 पे आया तो एक भी फ्लक्स कटिंग नहीं हुआ तो EMF 0। ठीक है, जब 180 पे आया तो रिवर्स कर गया मतलब पोलैरिटी ही रिवर्स कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस पोलैरिटी क्या बन रहा है ED, और यहाँ पे प्लस पोलैरिटी क्या बन रहा था EA। ओरिजिनल अगर EMF EAD देखोगे, यहाँ देखो प्लस माइनस मतलब यहाँ पे EDA बनेगा, EDA कितना हो जाएगा 20। अब ओरिजिनल पोलैरिटी क्या था EAD, तो इसको रिवर्स कर दोगे तो EAD कितना आ जाएगा -20। कहने का मतलब एक इंस्टेंट पे प्लस 20 वोल्टेज बना, एक इंस्टेंट पे -20 वोल्टेज बना, समझे। तो ऐसा ग्राफ हमें दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो ये वाला जो ग्राफ है ये देखो 360 डिग्री में एक कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कितना पोल का मशीन था ये 2 पोल का मशीन था। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये देखो सारा जो मशीन हमने बनाया था ये 2 पोल का ही बना था। ठीक ना, तो ये भी जो मशीन है ये 2 पोल में ऐसे बना है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने पोल की संख्या बढ़ा दी, मशीन में पोल की संख्या बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा कि ये देखो, ये मतलब अभी ऐसे समझो कि एक नॉर्थ है एक साउथ है और 360 डिग्री में कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक नॉर्थ से एक साउथ होने में 360 लगता है। अब मान लो 4 पोल कर दिया, 4 पोल मतलब 2 नॉर्थ और 2 साउथ, तो जब एक नॉर्थ साउथ 360 डिग्री में कंप्लीट कर लेता है तो दूसरा नॉर्थ साउथ कितना डिग्री में कंप्लीट करेगा, वो भी 360 में ही कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब एक कंप्लीट 360 डिग्री में 2 साइकिल मेरा बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन रोटेशन कितना होगा, पोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल बोलने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे 4 पोल कर दिया स्टेटर में, 4 पोल करने से क्या होगा, 0 से 360 डिग्री के इंटरवल में ही 2 कंप्लीट साइकिल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट, 0 से 360 क्या है तुम्हारा सप्लाई है ना, तो एक 3 फेज सप्लाई जो आ रहा है उसमें हमारा जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा होगा, 2 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 4 पोल है, समझे, वही चीज़ बताया, P नंबर ऑफ पोल्स और 2 कम नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो है रोटेशन 1 मिनट में अगर कंसिडर कर लोगे तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, बाई 60, मतलब जो भी RPM होगा डिवाइडेड बाई 60। ठीक ना, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कितना हो जाएगा, P इंटू N डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60। दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर दिया तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकल गया। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जब है रोटेटिंग फ्लक्स है तो वो स्टेटर के वाइंडिंग में, सॉरी, जब रोटेटिंग फ्लक्स है तो वो अपोजिट, मतलब रोटर हो या स्टेटर, उसके वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को दर्शाया गया है। रिलेटिव स्पीड का एग्जांपल जैसे मान लो ये है तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड, मान लो स्टेटर है जो कि 1500 RPM पे जा रहा है, रोटर है जो कि 1400 RPM पे जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो 100 RPM का ही तो डिफरेंस आ रहा है, समझे ना। तो रिलेटिव स्पीड ऐसे निकल गया 100। अब इस 100 पे फ्रीक्वेंसी कितना डेवलप हो रहा है वो ये निकाल दिया। इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट कॉपी में है। ठीक है, ये वाला तो इसमें कहाँ गया, हाँ इसमें देखो ये वाला है, इसमें देखो, इसमें सर ने क्या बताया कि इसमें हमने कंडक्टर को कांस्टेंट रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है, फील्ड को बस घुमा रहा है। ठीक है, ये स्टेटर स्टेशनरी है, मतलब स्टेटर पे कंडक्टर है मेरा जो कि स्टेशनरी है, और रोटर पे फील्ड है जो कि घूम रहा है 1500 RPM पे। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है, जब दोनों बॉडी मूव करेगा तब ना रिलेटिव स्पीड का पिक्चर आएगा। अब यहाँ देखो ये 4 पोल है और इसको 1500 RPM पे घुमा रखा है, स्टेटर स्टेशनरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 1500 RPM फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में डाला हुआ है। ठीक है, अब ये वाला सीन जो है इसमें हमने कंडक्टर को भी 1400 RPM पे घुमा रखा है और रोटर को भी 1500 RPM पे घुमा रहा है, मतलब यहाँ पे फील्ड भी घूम रहा है और
स्टेटर भी घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखें ऐड हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखोगे तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला, ठीक है। इसमें कम मिला और इसमें और भी कम मिला। तो मोस्ट प्रेफर्ड केस हमारा यही होता है कि हम दोनों को घुमा दें, ठीक है। ये जो है ये NR है, ठीक है, और ये NS है, ठीक है। NS कहने का मतलब स्टेटर तो नहीं ना घूमेगा भाई, स्टेटर तो स्टेशनरी होता है, स्टेटर का फ्लक्स इससे घूम सकता है। तो ये स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा है, और ये क्या है NR मतलब रोटर। अब वापस से इस कॉपी में आ गया। अब क्या हमें पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ना है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मशीन में क्या है, 2 तरह का 3 फेज इंडक्शन मशीन होता है डिपेंडिंग ऑन द रोटर, स्लिप रिंग रोटर एंड स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। देखो 3 फेज इंडक्शन मशीन का जो स्टेटर होता है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है रोटर के नेचर ऑफ वाइंडिंग में, ठीक है। स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम एक्चुअली कॉपर का वायर लेके वाउंड करते हैं, ठीक है। तो इसको वाउंड रोटर भी कहा जाता है। स्क्विरल केज रोटर क्या होता है कि इसमें कोई कॉपर का वायर यूज़ नहीं किया जाता है वाउंडिंग पर्पस के लिए, यहाँ पे लोहा का छड़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यहाँ पे आगे में 2 ठो सर्किल और पीछे एगो स्लिप, ठीक है, स्लिप नहीं सॉरी, बस एगो होल्डर समझ लो और एक होल्डर। यहाँ पे लोहा का बार बोल्टेड किया रहता है, मतलब शोल्डर्ड किया रहता है, ठीक है। इसमें कोई एक्चुअल वायर नहीं होता है, ये सिंपल एक केज टाइप का दिखता है जहाँ पे लोहा का छड़ यूज़ किया जाता है। इस लोहे के छड़ में ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वाउंडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई कॉपर का वायर नहीं यूज़ हुआ, इसीलिए इसको वाउंड रोटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, तो दोनों का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे स्क्विरल केज का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पे वायर नहीं है, कोई ब्रश नहीं है, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस इसको चाहिए ही नहीं होता है। ये लो टॉर्क रोटर होता है, लो टॉर्क मशीन होता है इंडक्शन मशीन, और इसको कभी मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं होता, मतलब एक बार बन गया इंस्टॉल कर दिया तो हमेशा चलते रहेगा। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसका ब्रश जो है कंटिन्यूस घिसते रहता है, ठीक ना। वाइंडिंग भी शॉर्ट करने का खतरा लगा रहता है। इसमें तो भाई कोई वायर है ही नहीं, तो शॉर्ट करेगा क्या, इसमें तो सिंपल लोहा का तार यूज़ किया है, लोहा का छड़ मतलब मोटा लोहा, ठीक ना, जो टंगना उंगना में काम आता है, ठीक है। अब ये सब कंस्ट्रक्शन है। अब ये देखो ये क्या है, ये कैसे करंट इंड्यूस होता है रोटर में वो बताया गया है, लेकिन इसको मत पढ़ना। नेक्स्ट जो है केस, मतलब ये जो केस है इसको डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन डाउट है कि पूरा सही है या नहीं है, ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर देख लो। ये तुम्हारा 3 वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है, इसमें देखो स्टेटर है, स्टेटर में हमने सप्लाई दिया, ठीक है, दोनों स्टार में ही रहता है, ठीक ना। और ये रोटर है, रोटर को ब्लैक से शो किया है, ये रोटर का वाइंडिंग है जो A डैश, C डैश, B डैश, ये सेम वाइंडिंग है जो कि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, कैसे कैसे इंड्यूस होता है, कैसे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ठीक है। ये देखो ये सेंटर से एक शाफ्ट निकला हुआ है रोटर से, ठीक है, जो कि रोटर से अटैच्ड रहता है। ये 3 ठो स्लिप रिंग है, ठीक है, किस पे, शाफ्ट पे। अब ये जो स्लिप रिंग है ये RYB मतलब 3 फेज़ के लिए, ठीक है। ये जो स्लिप रिंग है ये शोल्डर्ड रहता है शाफ्ट, मतलब ये एडिशनल इक्विपमेंट नहीं है, ये इस मटेरियल के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान शोल्डर किया जाता है, ठीक है। और इंटरनल ऐसा कनेक्शन होता है कि A का जो डॉट पोलैरिटी है वो इधर से इस स्लिप में जाएगा, सिमिलरली B और C का एक एक स्लिप में जाएगा। इस स्लिप से एक ब्रश कनेक्ट रहता है, ठीक है। इस ब्रश को हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रश जो है कंटिन्यूसली स्लिप के कांटेक्ट में होता है, स्लिप रिंग के कांटेक्ट में होता है, और जब ये रोटर रोटेट करेगा तो उसका शाफ्ट भी रोटेट करेगा, मतलब उसका स्लिप भी रोटेट करेगा, और ब्रश से कंटिन्यूसली इन टच रहेगा, ठीक है। ब्रश से टच रहने का फ़ायदा क्या, पर्पस क्या होता है कि इधर जो भी तुम कनेक्शन लगाओगे ये कंटिन्यूस इससे कनेक्टेड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना रजिस्टर लगाएं। मैन्युफैक्चर इसको करता नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चर बस ब्रश निकाल के दे देगा, तार निकाल के दे देगा, तुम अपना रजिस्टर लगाओ। रजिस्टर लगाने का पर्पस क्या होता है, रजिस्टर लगाने का पर्पस होता है स्पीड कंट्रोल, ठीक है। जैसे हम जान रहे हैं कि वाउंड रोटर इंडक्शन मशीन
हाई टॉर्क मशीन है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है। तो हाई कैसे होता है, इसी से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब आया वाइंडिंग का, तो देखो ये जो वाइंडिंग है, ये ए क्या है, ये आउट टर्मिनल है, ये ए डैश क्या है, इन टर्मिनल है, ठीक है। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश इसको इंटरनली सॉर्टेड किया रहता है, मतलब रोटर का जो वाइंडिंग किया जाता है सिलेंड्रिकल में, तो अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करते दौरान ही ए डैश, बी डैश, सी डैश को सॉर्ट करके अंदर ही छोड़ दिया, मतलब अंदर ही ख़त्म, उसका केस ही ख़त्म, ठीक ना, उसको शॉर्ट करके अंदर ही वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। और ये जो ए बी एस सी है, ये आउट टर्मिनल होता है जो कि स्लिप रिंग के द्वारा होके बाहर आता है, ठीक है। और बाहर हम लोग को जितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है कनेक्ट करते हैं और फिर इन तीनों को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन टोटल जब स्टेटर में हम लोग सप्लाई देंगे तो रोटर का जो वायर है वो आउट टर्मिनल भी शॉर्टेड होगा, इन टर्मिनल भी शॉर्टेड होगा, समझे, पूरा का पूरा शॉर्टेड होगा, मतलब रोटर से कोई तार बाहर नहीं निकल रहा है, स्लिप रिंग से निकल रहा है लेकिन इसको भी शॉर्ट कर दिया। तो असल में देखें तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कब, जब स्टेटर में हम लोग सप्लाई दिए हैं। इन केस अगर हमको रोटर को सप्लाई देना होगा तब क्या करेंगे, तब ब्रश के मदद से हम लोग रोटर में ही 3 फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक ना, या फिर तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्टेटर को शॉर्ट कर देंगे। करने का मतलब एक जो है हमेशा शॉर्ट ही रहता है, ठीक है। जैसे ये देखो स्टेटर का जो ये जो है ए बी सी, ये तो आउट टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब सप्लाई से, इसका भी जो ए डैश बी डैश सी डैश है वो भी इंटरनली शॉर्टेड है, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया स्क्विरल केज। स्क्विरल केज में क्या होता है, जैसे बोले यहाँ पे लोहा का छड़ होता है रोटर में, स्टेटर सेम होता है, लोहा का छड़ है जो कि इंटरनली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसमें कोई ब्रश व्रश नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो वाउंड रोटर में हमारा एक कनेक्शन है कि सप्लाई जो हम स्टेटर रोटर दोनों पे दे सकते हैं, जबकि स्क्विरल केज में सप्लाई सिर्फ और सिर्फ स्टेटर में देते हैं। यहाँ पे ब्रश नहीं होता है तो रोटर में सप्लाई देने का कोई प्रोविज़न है नहीं, ठीक है। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का हम लोग को आगे स्टडी करना है। इसमें हम लोग 3 केस में डिवाइड करेंगे। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि हम 3 फेज सप्लाई जो है स्टेटर को देंगे, दूसरा केस में 3 फेज सप्लाई रोटर को देंगे, तीसरा केस में 3 फेज सप्लाई स्टेटर एंड रोटर दोनों को दे देंगे, ठीक है। और तीनों सिनेरियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है इंडक्शन मोटर। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।